नमस्कार। आज हम पड़ताल कर रहे हैं हरियाणा के एक ऐसे जिले की जिसकी पहचान की कई परतें हैं। जी हाँ, ये है रोहतक, जिसे अक्सर हरियाणा का दिल भी कहा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके सबसे मजबूत निकनेम से। आपने जरूर सुना होगा कि रोहतक को हरियाणा की राजनीतिक राजधानी कहते हैं। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, सच में ये जिला आप देखिए लंबे समय से हरियाणा की पॉलिटिक्स का नर्व सेंटर रहा है। पर इसकी कहानी सिर्फ राजनीति तक नहीं है, इससे कहीं ज्यादा है। तो सवाल यह है कि रोहतक आखिर है कहाँ, इसकी लोकेशन क्या है। चलिए सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें समझ लेते हैं ताकि इसकी पूरी ज्योग्राफिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव पिक्चर क्लियर हो जाए। देखिए, जब हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को, तो उस वक्त जो 7 ओरिजिनल जिले थे, रोहतक उनमें से एक था, बिल्कुल शुरू से ही। और ये राज्य के एकदम सेंटर में है, मतलब इसकी बाउंड्री 6 अलग अलग जिलों से लगती है। सोचिए ये कितना स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। तो ये सिर्फ एक जिला नहीं है, बल्कि हरियाणा के जन्म का एक तरह से गवाह है। अब बात करते हैं इतिहास की। रोहतक की जमीन में, मतलब इतिहास की जड़ें बहुत गहरी हैं। इसका नाम कैसे पड़ा, महाकाव्य में इसका क्या जिक्र है, हर चीज के पीछे एक कहानी है। तो चलिए एक छोटा सा टाइम ट्रैवल करते हैं। अच्छा, इसके नाम को लेकर ना दो बड़ी मजेदार थियरीज हैं। एक कहानी कहती है कि इसका नाम रोहतास नगर था, जो राजा रोहतास के नाम पर रखा गया। और दूसरी कहानी जो प्रकृति से जुड़ी है, वो ये कहती है कि यहाँ रोहिड़े के पेड़ बहुत ज्यादा होते थे और उन्हीं से ये नाम आया। मतलब चाहे जो भी हो, दोनों ही बातें इसके पुराने होने का सबूत देती हैं। और अब एक ऐसी बात जो वाकई हैरान कर देगी, इसका जिक्र महाभारत में भी है। हाँ, सच में महाभारत के नकुल दिग्विजय में लिखा है कि रोहतक के लोग म्यूजिक के शौकीन थे और साथ ही बहुत ताकतवर भी। कहते हैं कि पांडव नकुल का सामना इनसे हुआ था। मतलब सोचिए कितनी पुरानी झलक मिलती है हमें इस जगह की। और सुनिए, ये सिर्फ किस्से कहानियां नहीं हैं, इसके पक्के सबूत भी हैं। खोखराकोट नाम की जगह पर जब खुदाई हुई तो वहां से इंडो ग्रीक सिक्के मिले, सिक्के बनाने के मोल्ड्स मिले। ये एकदम सॉलिड प्रूफ है कि रोहतक उस जमाने में ट्रेड और कल्चर का एक बड़ा सेंटर था। चलिए अब हिस्ट्री से निकलकर प्रेजेंट में आते हैं। आज का रोहतक सिर्फ एक हिस्टोरिकल शहर नहीं है, ये एक इकोनॉमिक पावर हाउस है। और यहाँ की इंडस्ट्रियल डाइवर्सिटी मतलब सच में हैरान करने वाली है। इसकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के कई पिलर्स हैं। एक तरफ तो है शोरी मार्केट, जो एशिया का सबसे बड़ा होलसेल क्लॉथ मार्केट है। दूसरी तरफ यहाँ की फेमस रेवड़ी और गज्जक है। और फिर बड़े बड़े नाम भी हैं, जैसे एशियन पेंट्स, अमूल और वीटा के बड़े बड़े प्लांट्स भी यहीं हैं। पर एक ऐसी इंडस्ट्री है यहाँ जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाएगी। एक सवाल पूछता हूँ, भारत के चंद्रयान मिशन और इजराइल के फाइटर जेट्स, इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है? सोचिए जरा। जवाब है रोहतक में बने नट और बोल्ट। हाँ, आपने सही सुना। इन दोनों हाईटेक मिशन में जो बहुत जरूरी हाई टेंसाइल नट बोल्ट लगे थे, वो यहीं बने थे। ये दिखाता है कि रोहतक की मैन्युफैक्चरिंग कितनी प्रिसाइज और भरोसेमंद है। कमाल है ना? तो हमने इंडस्ट्री और पॉलिटिक्स की बात तो कर ली, पर रोहतक सिर्फ यही नहीं है। यहाँ का कल्चरल और रिलीजियस हेरिटेज भी उतना ही रिच और कॉम्प्लेक्स है। मतलब जहाँ इतिहास की कई परतें एक दूसरे से मिलती हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है दीनी मस्जिद की कहानी। ये जगह ओरिजिनली एक मंदिर थी, फिर औरंगजेब के टाइम में इसे एक मस्जिद में बदल दिया गया और फिर 1947 के बाद यहाँ फिर से एक मंदिर बन गया। ये दिखाता है कि कैसे वक्त के साथ आस्था का रूप भी बदलता है। यहाँ एक कंफ्यूजन भी होता है अक्सर। हरियाणा में 2 लाल मस्जिद हैं, एक रोहतक में और एक रेवाड़ी में। तो जो रोहतक वाली है वो 1939 में बनी थी, मतलब काफी नई है। लेकिन रेवाड़ी वाली लाल मस्जिद बहुत पुरानी है, अकबर के जमाने की, 1570 की। तो ये फर्क जानना जरूरी है। रोहतक में एक जगह है अस्थल बोहर, वहां बाबा मस्तनाथ मठ है, जो एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल सेंटर है। ये जोड़ा है कानफटा संप्रदाय से। अब ये क्या है? ये गुरु गोरखनाथ को मानने वाले साधु होते हैं, जो अपने कानों को स्लिट करके उसमें बड़े बड़े कुंडल पहनते हैं। यही इनकी पहचान है। काफी यूनिक ट्रेडिशन है इस इलाके का। अब आते हैं रोहतक की उस पहचान पर जो शायद आज के समय में सबसे फेमस है, और वो है एजुकेशन। ये शहर आज के दौर में नॉलेज और लर्निंग का एक बहुत बड़ा सेंटर बन चुका है। इसे ऐसे ही हरियाणा का एजुकेशन हब नहीं कहते। देखिए, सोनीपत को एजुकेशन सिटी का दर्जा मिला है, लेकिन हब का टाइटल वो रोहतक के पास है। और इसके पीछे बहुत सॉलिड वजह हैं।
ये सफ़र शुरू हुआ 1926 में, जब नेकीराम कॉलेज बना। फिर 1976 में MDU यानी महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई, जो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था। और फिर 2009 में तो यहाँ IIM भी आ गया, जिसने इसकी रेपुटेशन को और भी बढ़ा दिया। और 2014 में SUPVA की स्थापना के साथ ये आर्ट्स के फील्ड में भी एक बड़ा नाम बन गया। तो हमने पॉलिटिक्स देखी, हिस्ट्री, इंडस्ट्री, कल्चर और एजुकेशन सब देख लिया। अब चलिए इन सारे धागों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि रोहतक की पूरी पिक्चर कैसी दिखती है। तो सबसे बड़ी बात जो निकल कर आती है वो ये है कि रोहतक की कोई एक सिंगल आइडेंटिटी नहीं है। ये एक ही वक्त में एक पॉलिटिकल सेंटर है, एक इकोनॉमिक इंजन है, एक कल्चरल हॉटस्पॉट है और एक एजुकेशन हब भी है। और कमाल की बात यह है कि इसका हर एक पहलू दूसरे को और मजबूत बनाता है। इसी से इसकी एक यूनिक और पावरफुल पहचान बनती है। और आखिर में यही सवाल मन में आता है ना, कि आखिर एक ही जिला इतनी सारी अलग अलग चीज़ों का सेंटर कैसे हो सकता है? प्राचीन इतिहास भी, मॉडर्न इंडस्ट्री भी और भविष्य का ज्ञान भी, सब एक ही जगह पर। असल में रोहतक की कहानी ही अडैप्ट करने की, फ्लेक्सिबल होने की और वक्त के साथ खुद को नए सिरे से गढ़ने की कहानी है। और शायद इसीलिए इसे सच में हरियाणा का